हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज यहाँ पर क्लास 9th का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 है। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 1 और 2 खत्म कर दिया है। जाके प्लेलिस्ट बना है, वहां से वो दोनों को देख लीजिए। यहाँ पर इसके बाद आके तीसरा चैप्टर पढ़ लीजिए, आपको काफी बेनिफिट करेगा। क्योंकि आपका चाहे आरओ यारो का पेपर प्री होने वाला हो, चाहे यूपी पीसीएस का मेंस पेपर होने वाला है, एक बार अगर आप ज्योग्राफी या कोई भी सब्जेक्ट का एनसीईआरटी पढ़ के जाते हैं तो आपको मैं ये बताता हूं कि आपको इतना बेनिफिट होगा। आप एक बार पेपर देके जब हाल में से निकलेंगे, आपको वही ज्योग्राफी कुछ नहीं याद आएगा, लेकिन ज्योग्राफी के जो ज्योग्राफी ने एनसीईआरटी के जितने भी आपको फैक्ट रहेंगे, जितने भी कॉन्सेप्ट रहेंगे, वो हमेशा याद रहेंगे। तो चलते हैं हम यहाँ पर अपवाह तंत्र के, यहाँ पर जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उनको पढ़ेंगे। इससे पहले जो लोग नए होंगे वो प्लीज थोड़ा सा सपोर्ट करिए, क्योंकि एनसीईआरटी थोड़ा सा पढ़ाना मतलब लेंदी काफी है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर पढ़ाऊंगा पूरी जनवरी में। मैंने कहा है जनवरी तक मैं पूरी एनसीईआरटी ही पढ़ाऊंगा। अभी आपका जो हिस्ट्री का एनसीईआरटी है उसको अदर टीचर लेके आएंगे, तो हिस्ट्री का मेरे ही चैनल पर अदर टीचर के द्वारा लाया जाएगा और मैं यहाँ पर आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा कंप्लीट। ठीक है, तो चलते हैं हम यहाँ पर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जो लोग नए होंगे प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को, वीडियो को लाइक कर देंगे और बेल आइकन जरूर दबा लेंगे, ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूं वो आपकी तरह पहुंच जाए, आपके नोटिफिकेशन में आ जाए, ताकि आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो एनसीईआरटी से रिलेटेड। तो चलते हैं, देखते हैं पहला क्या करा। पहले हम बात करेंगे ये अपवाह ड्रेनेज होता क्या है। इस ड्रेनेज के बारे में हम बात करेंगे। देखिए, अगर आप एक लाइन में आप ड्रेनेज सिस्टम समझना चाहें तो मान लीजिए एक नदी है, ये एक नदी जा रही है। अब इस नदी में बहुत सारी नदियां आती हैं। ये देखिए, ये एक नदी ये आ रही है, एक नदी ये आ रही है, ये एक नदी। तो यहाँ पर जैसे ये जो नदी आ रही है, इसका जितना ड्रेनेज सिस्टम होगा, इसका मतलब ये जो नदी आ रही है इसका भी कुछ ड्रेनेज सिस्टम होगा। और जो ये मेन नदी जा रही है इसका ड्रेनेज सिस्टम भी ये वाले हैं, क्योंकि इस नदी में भी छोटी छोटी नदियां आएंगी। और ये जो बड़ी वाली नदी जा रही है इसमें भी ये नदी आ रही है। तो जैसे अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ गंगा की, तो गंगा की अगर अपवाह तंत्र की बात करते हैं, तो अगर गंगा के अपवाह तंत्र की देखिए, यहाँ पर ये गंगा नदी आपको दिख रहा होगा ये। तो देखिए गंगा नदी में कौन बहुत सारी नदियाँ छोटी छोटी ये मिलती है, छोटी नहीं बड़ी भी नदियाँ मिल जाती हैं गंगा में, जलाई के यमुना नदी। तो वही क्या कहलाता है, गंगा जो ये पूरा जहां जहां से सब मिल रही हैं वही गंगा नदी तंत्र कहलाएगा। ठीक है, चाहे आपका यहाँ रामगंगा मिल रही, गोमती मिल रही हो, आपका ये यहाँ पर घाघरा मिल रहा हो, ये कोसी मिल रहा हो, या सोन नदी मिल रहा हो, इधर यमुना नदी मिल रहा, ये सभी मिला के क्या कहें कि जहां जहां से पूरा मिल रहा है वो गंगा नदी तंत्र कहलाता है। तो मतलब ये क्या कर रहा है, अपवाह तंत्र, उसको क्या बोला जाता है, गंगा नदी का अपवाह तंत्र। तो ये आपका, अगर मैं यहाँ पर देखिए, ये मान लीजिए नदी ये मिल रही है, तो ये जो ये अगर हम पूरा ये सर्कल बना दें, तो ये जितना भी ये एरिया सर्कल का अंदर होगा ये क्या कहलाएगा, गंगा नदी सिस्टम कहलाएगा, गंगा नदी अपवाह तंत्र कहलाएगा। यही यहाँ पर लिखा गया है कि विभिन्न दिशाओं से छोटी छोटी धाराएं आकर एक साथ मिल जाती हैं तथा एक मुख्य नदी का निर्माण करती है, वही अपवाह कहलाता है, ये याद रखेंगे। जैसे और इनका निकास किसी बड़े जलाशय या झील में हो जाता है या समुद्र में हो जाता है। एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे अपवाह द्रोणी कहते हैं, बेसिन कहलाता है उसका। ठीक है, तो मतलब इसके बहुत, जैसे गंगा नदी है ना, इसके कई बेसिन है। ठीक है, तो याद रखेंगे, कोई भी आपसे अफवाह पूछे क्या अफवाह हो क्या होता है, तो वो याद रखेंगे नदी सिस्टम ही होता है, कि जिस मेन नदी से कितनी नदियां आके मिलती हैं वहां पर। ठीक है, तो यही लिखा गया है कि छोटी छोटी धाराएं आकर एक साथ मिल जाती हैं और एक मुख्य नदी का निर्माण कहलाता है, वही अपवाह कहलाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा गया है मानचित्र का अवलोकन करें और ये पता लगाएं। तो यही हमने दिखाया था कि गंगा नदी में कौन कौन सा भी, हम गंगा नदी जब आएगा तो वहां पर हम डिटेल में बताएंगे कि कौन कौन सी नदी मिल रही हैं। तो एक बार अगर देखना हो तो देख लीजिए, यहाँ पर देखिए राम गंगा मिल रहा है गंगा नदी में, ये देखिए गंगा नदी जा रहा है,
यहाँ रामगंगा मिल रहा है। रामगंगा के बाद ये देखिए गोमती नदी यहाँ जाके आपका मिल रही है। ये देखिए गोमती नदी है, घाघरा नदी मिल रहा है, कोसी नदी मिल रहा है, इधर सोन नदी मिल रहा है। सोन के बाद यहाँ पर कौन सा, यमुना नदी, देखिए यमुना नदी ये आके इधर मिल रहा है, ये याद रखेंगे। तो चलते हैं, अब हम यहाँ पर देखते हैं। ये हम इसको हटाई देते हैं, यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर करा कि जल विभाजक क्या होता है, वाटर डिवाइड क्या होता है। देखिए जब नदी क्या होती है, चाहे पहाड़ी एरिया में रहे चाहे मैदानी एरिया में रहे, जब कोई मतलब ऐसा क्षेत्र जो दो नदियों को मतलब एक स्ट्रीम ए याद रखिएगा, स्ट्रीम बी याद रखिएगा, दो धाराओं में डिवाइड कर देती है। मतलब अगर मान लीजिए एक इधर बह रही है, एक इधर बह रही है। जैसे मैं अगर एग्जांपल लेता हूँ, गंगा की लेता हूँ, और किसका एग्जाम्पल लेता हूँ, ये सिंधु का लेता हूँ। तो गंगा और सिंधु का डिवाइडेशन कहाँ पे हो जाता है, तो याद रखिएगा गंगा और सिंधु का, जो सिंधु उधर चली जाती है और गंगा इधर चली जाती है, तो ये डिवाइडेशन जो होता है, ये वाटर डिवाइडेशन, ये अंबाला के निकट होता है। कहाँ पर, अंबाला के निकट। अभी इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि गंगा और सिंधु का डिवाइड कहाँ होता है, अंबाला के निकट होता है, वही जल विभाजक कहलाता है। तो याद रखेंगे जब दो नदियां आपस में अलग होती हैं, मतलब ये एक नहीं है, लेकिन इनका ये क्षेत्र अलग होता है। एक मान ली इधर बह रही है, एक मात्र इधर बह रही है, और ये बीच में अंबाला हो गया, तो वही जल विभाजक कहला रहा है। ठीक है, तो अभी जब आगे आएगा तो मैं उसको बताऊंगा डिटेल में वहां पर। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं। जैसे ऊंचा क्षेत्र, यही कह रहा हूं कि अवलोकन को पता है, कोई भी ऊंचा क्षेत्र जैसे पर्वत हुआ, उच्च भूमि हुई, दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करती हैं। तो मान लीजिए ये गंगा जा रही है, ये सिंधु जा रही है इधर, और इधर गंगा जा रही है, तो ये वाला जो एरिया हो, ये ऊंचाई वाला एरिया हो चाहे पर्वत हो, ये दोनों को अलग कर रही है। इस प्रकार उच्च भूमि को जल विभाजक कहते हैं। इस उच्च भूमि को क्या कहते हैं, जल विभाजक। जल विभाजक का सबसे इम्पोर्टेंट मतलब वो एक एग्जाम्पल याद रखिएगा, कौन सा, गंगा और सिंधु का एक अंबाला के निकट वहीं पर जल विभाजक होता है। सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल है, आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। अब यहाँ करें, विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी कौन सी है, अमेजन है। और भारत की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी कौन सी है, गंगा नदी है। अब देखिए यहाँ पे आते हैं। भारत में जब अपवाह तंत्र की बात करते हैं, ड्रेनेज सिस्टम की बात करते हैं, अब हम भारत में, तो जो हमारे भारत में दो तरह से डिवाइड किया गया है कि एक हिमालय की नदियां पढ़ेंगे हम, और एक प्रायद्वीपीय नदियां पढ़ेंगे। दो नदियां पढ़ेंगे, कौन कौन सी, एक हिमालय की नदियां हम पढ़ेंगे और एक प्रायद्वीपीय की नदियां पढ़ेंगे। हिमालय की नदियां देखिए, ये देखिए ये क्वेश्चन आईएएस में पूछा गया है और पीसीएस में भी पूछा गया है। एक यही स्टेटमेंट दे दिया गया है, क्या स्टेटमेंट दे दिया गया है कि हिमालय की अधिकतर नदियां 12 मासी होती है। एक स्टेटमेंट तो ये दिया था कि हिमालय की जो अधिकतर नदियां होती हैं वो 12 मासी होती है। क्या ये सही है, तो हाँ, ये स्टेटमेंट पहला वाला आपका सही है। प्रीवियस ईयर अब उठा के देखेंगे, वहां पर ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछा गया था। दूसरा कह रहा है, इनमें वर्ष भर पानी रहता है क्योंकि इन्हें वर्षा के अतिरिक्त ऊंचे पर्वतों से पिघलने वाले हिम द्वारा जल प्राप्त होता है। तो ये आपका सही है, मतलब यहाँ पर तो सभी सही है, वहां जो स्टेटमेंट दिया था वैसे। तो अगर ये ऊपर देखते हैं, इसका कथन यही सही है। मतलब एक कथन कारण नहीं होता कि उसका कारण क्या है, तो उसका कारण यही है कि इन्हें वर्षा के अतिरिक्त ऊंचे पर्वतों से जो मतलब हिमालय से जो बर्फ पिघलता है, उससे भी क्या होता है, नदियां 12 मासी बहती रहती हैं। मतलब वो कभी सूखती नहीं। गंगा नदी देखते हैं थोड़ा सी पानी रह जाता है कि अप्रैल या मई में, लेकिन क्या होता है, बहती रहती है लगातार। हिमालय की दो नदियां सिंधु और ब्रह्मपुत्र इस पर्वतीय श्रृंखला के उत्तरी भाग से निकलती हैं। कौन सी, सिंधु और ब्रह्मपुत्र इस पर्वतीय श्रृंखला के उत्तरी भाग से निकलती हैं। इन नदियों ने पर्वतों को काटकर गार्ज का निर्माण किया। अब देखिए हिमालय पर्वत को कौन सी दो नदियां काटा है, हिमालय पर्वत को सिंधु और ब्रह्मपुत्र काटी हैं। कभी भी अगर आपके क्वेश्चन में आ जाए कि गंगा हिमालय को पूरी तरह से काटती है, तो गंगा नदी हिमालय को पूरी तरह से नहीं काटती है, ये याद रखेंगे। जैसे मैं आपको यहाँ पर मैप में दिखाता हूँ, ये देखिए
यहाँ पर क्या कौन सी है, यहाँ पर हम लेते हैं, मान लीजिए ये सांगपो जो ब्रह्मपुत्रा नदी है, तो ये ब्रह्मपुत्रा नदी यहीं पर है और यहीं पर कौन सी नदी है निकल रही है, यहीं पर सिंधु नदी निकल रही है। तब ये देखिए हिमालय, ये तिब्बत वाला एरिया है ना, तो ये देखिए हिमालय को पूरी तरह से ये काट रहा है सिंधु नदी। और ये जो ये ब्रह्मपुत्रा नदी है, ये ब्रह्मपुत्रा रिवर देखिए सिंधु को, ये मतलब किसको, ये देखिए पूरी तरह से किसको काट रहा है, हिमालय को काट रहा है। लेकिन जो आपकी गंगा नदी है, गंगा नदी पूरी तरह से हिमालय को नहीं काटती है। तो ये दोनों याद रखेंगे इस स्टेटमेंट की, सिंधु और ब्रह्मपुत्रा नदी हिमालय को पूरी तरह काटती है, लेकिन गंगा नदी हिमालय को पूरी तरह नहीं काटती है। अब देखिए यहाँ पर, हाँ, तो यही गंगा नदी पूरी तरह से हिमालय नहीं काटती है। अब देखिए हिमालय की नदियों की उत्पत्ति के स्थान से लेकर समुद्र तक लंबे रास्ते तय करती है। मतलब जो हिमालय की जो नदियां होती हैं, जहां से वो निकलती हैं और जहां पर जाती हैं, तो वो बहुत लंबा रास्ता तय करती है। जैसे गंगा मान लीजिए, या आप सिंधु मान लीजिए, या ब्रह्मपुत्रा मान लीजिए। अब यहाँ पर देखते हैं अपवाह का प्रतिरूप। अब अपवाह का जो प्रतिरूप है, ये 4 प्रकार के प्रतिरूप पाया जाता है। एक सबसे ज्यादा आपके पेपर में पूछा जाता है, वो कौन सा प्रतिरूप है? तो ये चारों प्रतिरूप को याद रखेंगे। कौन कौन सा? एक दुर्माकृति अपवाह, इसको क्या कहते हैं? डेंड्राटिक ड्रेनेज। डेंड्राटिक ड्रेनेज इसको बोलते हैं। मैं इंग्लिश में लिख देता हूं क्योंकि हिंदी बहुत इसका टफ है। तो डेंड्रियाटिक ड्रेनेज, तो डेंड्रियाटिक ड्रेनेज किसको कहते हैं? इसको कहते हैं दुर्माकृतिक अपवाह, इसको इंग्लिश में कहते हैं। अब जाली नुमा कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? ट्रेलिज ड्रेनेज। याद रखेंगे इसको, ट्रेलिज ड्रेनेज कहते हैं। ठीक है, ड्रेनेज, ट्रेलिज। आयताकार ड्रेनेज क्या कहता है? रेक्टेंगुलर ड्रेनेज, इसको पता ही होगा। आरए, ये सबसे ज्यादा, ये आईएएस में भी आपके क्वेश्चन पूछा गया है और पीसीएस में भी पूछा गया है। इसको क्या कहते हैं? रेडियल ड्रेनेज। रेडियल ड्रेनेज बोलते हैं इसको। अब यही ज्यादा पूछा जाता है आपके। अब देखिए यहाँ पर कैसे होता है, ये चारों याद रखेंगे क्योंकि चारों पूछा गया है आपके पेपर में। अब लिखे गया अपवाह प्रतिरूप कौन कौन से होते हैं। देखिए ये जो ड्रेनेज होता है, इसका प्रतिरूप होता है, एक निश्चित प्रतिरूप का निर्माण करते हैं। जैसे लिखा गया है, उस क्षेत्र की भूमि की ढाल, जलवायु संबंधी अवस्थाओं और अंतःशैल की संरचना पर डिपेंड करता है। मान लीजिए अभी अगर मान लीजिए कोई नदी यहाँ से मान लीजिए गोमती नदी है, गोमती नदी कहाँ से निकल रही है? मैदानी भागों से निकल रही है, तो इसका ढाल उसी मैदान के हिसाब से होगा। और जो नदी आपके यहाँ हिमालय से निकल रही है, उसका ढाल बहुत ज्यादा होगा। तो उस पर किसका प्रभाव पड़ता है? भूमि की ढाल पर प्रभाव पड़ता है। और जलवायु संबंधी कारक भी जिम्मेदार होते हैं। मान लीजिए कोई ऐसी नदी है जहां खूब बारिश होती है, तो वहां पर बारिश जब होगी तो उसका जो ड्रेनेज अपवाह तंत्र होगा, मतलब अपवाह होगा, वो बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, उस एरिया में और जो छोटी नदियां आएंगी, वो भी, उसमें भी पानी आ जाएगा, वो भी आके बड़ी नदी से मिल जाएगी, तो वो भी, उसका भी इफेक्ट पड़ता है। तो जलवायु संबंधी भी इफेक्ट पड़ेगा और शैल भी संबंधित इफेक्ट पड़ता है। जैसे दक्षिण भारत में नदियां देखेंगे कहीं कहीं विलुप्त हो जाती है, या वहां पर जो जमीन है कटरीली कतरीली पथरीली है, तो वहां पर जो नदियां होती हैं सूख जाती हैं। जब बारिश होती है तभी वो नदियां अपने उफान पे होती है, मतलब उसमें पानी आता है, नहीं तो वो नदियां सूखी ही रहती हैं। ठीक है, तो उसका भी प्रभाव पड़ता है। और जैसे यहाँ पर, ठीक है, तो भूमि की ढाल और जलवायु संबंधी अवस्थाओं, अंतर शैल संरचना पर भी प्रभाव पड़ता है। अब देखिए यहाँ पर कई होते हैं। जैसे दुर्माकृत प्रतिरूप तब बनता है, मतलब ये डेंड्रियाटिक तब बनता है जब धाराएं उस स्थान के भू स्थल की ढाल के अनुसार बहती है। अब देखिए यहाँ पर देख रहे होंगे, ये मुख्य धारा ये जा रही है और ये छोटी छोटी धाराएं आके ये मिल रही हैं। तो ये देखिए पूरा इधर इधर पूरा ढाल बना है। ये देखिए जो यहाँ फिगर में दिखाया गया है, ढाल नुमा दिखाया गया है यहाँ पर। इस प्रतिरूप की मुख्य धारा तथा उसकी सहायक नदियां वृक्ष की शाखाओं की भांति प्रतीत होती हैं। अब देखिए अगर मैं आपको ऐसे कहूं कि आप ऐसे यहाँ पर वृक्ष लगाइए, देखिए मान लीजिए इसका ये क्या है, रूट है। अब ये ऐसे देखिए जा रहा है ना, पूरा एक वृक्ष की नुमा हो जा रहा है, तो ये वृक्ष नुमा बनाती है। तो आपके पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, कौन सी ऐसी अफवाह है जो वृक्ष नुमा ढाल बनाती है। मैं क्वेश्चन भी दिखाता हूँ आपको एनसीईआरटी का, तब आपको आपको पता चलेगा कि हाँ ये सही है आपका। ठीक है, ये देखिए, जो भी पढ़िए
ईमानदारी से पढ़िए, ठीक है, सिलेक्शन कंफर्म होगा सिर्फ ईमानदारी से आप कोई चीज पढ़ा करिए। अब यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष की शाखाओं के समान प्रतिरूप प्रणाली को दर्शाता है। तो अभी हमने कौन सा कहा है कि दुर्माकृति, ये देखिए दुर्माकृतिक, ये जिसको डेंड्रियाटिक कहते हैं इंग्लिश में, इसी को यही बनाता है। तो कौन सा वृक्ष की शाखाओं के समान अपवाह तंत्र कौन बनाता है, दुर्माकृतिक बनाता है। तो ये आपका गा वाला यहाँ पर सही होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। अभी देखिए, आप कहेंगे एनसीईआरटी से क्वेश्चन कहाँ आएंगे, आप पेपर उठा के देखिएगा आईएएस का, ये 2-3 साल पहले यही क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन लवणीय झील है, यही क्वेश्चन सेम टू सेम आईएएस में पूछा गया था आपको, ठीक है। तो आपको वहां पर दिखाना था सांबर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, हाँ यहाँ हम पहुंच रहे थे, हाँ। अब देखिए, ये तो हो गया। अब यहाँ पर कहते हैं जालीनुमा। जालीनुमा प्रतिरूप वहां विकसित होता है जहां कठोर और मुलायम चट्टानें समांतर पाई जाती है। तो यहाँ पर देखिए, कठोर और मुलायम समांतर, ये लगभग आप कह सकते हैं दक्षिण भारत के एरिया में। तो वहां पर जो कठोर और जो कठोर चट्टानें होती हैं, बहुत कठोर होती हैं। तो ये होता है, तो ये भी याद रखिएगा, जालीनुमा प्रतिरूप कहाँ पाया जाता है, जहाँ कठोर और मुलायम चट्टानें होती है। अब देखिए यहाँ तीसरा, देखिए आयताकार अपरूप प्रबल संघीय शैलीय भूभाग द्वारा विकसित होती है। ये देखिए आयताकार वाला है ये, यहाँ ठीक है। तो ये वाला आयताकार वाला याद रखिएगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आर्य अपवाद क्षेत्र वाला, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, क्योंकि जो आपका श्रीलंका के एरिया है, आप श्रीलंका में भी ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा गया था कि जो श्रीलंका का जो रिवर सिस्टम है, मैक्सिमम रिवर सिस्टम, वो किस प्रकार, तो श्रीलंका का जो रिवर सिस्टम है पूरी तरह से लगभग इसी तरह व्यवहार करता है, रेडियल वाला, क्योंकि वहां उच्च भूमि है, सब नदियां चली जाती हैं समुद्र में से। आर्य प्रतिरूप तब विकसित होता है जब केंद्रीय शिखर या गुंबद जैसी संरचना धाराएं ये क्या करती हैं, विभिन्न दिशाओं में, याद रखेंगे, विभिन्न दिशाओं में प्रवाहित होती हैं, तथा विभिन्न प्रकार के अपवाह प्रतिरूप का संयोजन एक ही अपवाद द्रोणी में भी पाया जाता है। याद रखिए, एक ही अपवाद द्रोणी में भी पाया जाता है। तो देखिए, एक ही है, यहीं से क्या होता है, निकल रही है, ये याद रखिएगा ये, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, यहीं से ऐसे निकलती हैं। तो ये याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, आर ये रेडियल वाला इंपॉर्टेंट है। हम आगे वाले जो आगे आपका एनसीईआरटी आएगा, उसमें हर एक चीज को डिटेल में देखिए। एनसीईआरटी की एक खासियत होती है, जैसे अभी थोड़ा मतलब उसमें थोड़ा सा कम कॉन्सेप्ट होता है, जैसे नेक्स्ट चैप्टर आप आगे क्लास 10th में जाएंगे तो उसमें अलग इसी को एकदम डिटेल में दे दिया जाता है। अब यहाँ पर देखें, अन्य निक्षेप आकृतियों का निर्माण करता है, ये पूर्ण विकसित डेल्टाओं का निर्माण। देखिए, अधिकतर प्रायद्वीपीय जो नदियां होती हैं वो मौसमी होती हैं। अभी हमने कहा कि जो अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियां होती है वो मौसमी होती है, ये भी आंसर में क्वेश्चन में आया हुआ था, क्योंकि इनका प्रवाह वर्षा पर निर्भर करता है, क्योंकि जब वर्षा आती है तब वहां पर नदियों में पानी आता है। शुष्क मौसम में बड़ी नदियों का जल भी घटकर छोटी धाराओं में बहने लगता है। हिमालय की नदियों की तुलना में प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाइयाँ कम तथा छिछली होती हैं। जैसे हिमालय की नदियां देखेंगे बहुत गहरी होती हैं, गंगा यमुना देखिए बहुत गहरी नदी है, तो उसमें कई कई बिल्डिंग भी समा जाए इतनी गहरी होती हैं। फिर भी इनमें से कुछ केंद्रीय उच्च भूमि से निकलती हैं तथा पश्चिम की तरफ बहती है। किसमें, क्या किसमें कह रहे हैं, प्रायद्वीपीय की नदियां जो होती हैं वो क्या करती हैं, केंद्रीय उच्च भूमि से निकलती हैं और पश्चिम की तरफ बहती हैं। क्या आप इस प्रकार की दो बड़ी नदियों को पहचान सकते हैं, तो आप कौन सा पहचानेंगे, कौन सी दो बड़ी नदियां हैं जो पश्चिम की तरफ बह रही हैं, मतलब इस साइड जो जाके बह रही है, तो वो कौन सी नदी है, ये नर्मदा है। और ये कौन सी नदी है, ताप्ती नदी है। तापी नदी है या नर्मदा नदी और तापी नदी, ये दो नदियां हैं जो भ्रंश से होकर बह रही है। प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियां पश्चिमी घाट से निकलती हैं तथा बंगाल की खाड़ी में, क्योंकि अधिकतर नदियां क्यों कौन सी होती हैं, जो यहाँ प्रायद्वीपीय भाग से निकलती हैं और कहाँ से जाके बह रही हैं, बंगाल की खाड़ी में जाके बह रही हैं। तो अभी जो आगे हम पढ़ेंगे सभी का डिटेल में पढ़ेंगे, कौन कौन सी नदियां हैं जो जाके बहती हैं। चलते हैं, अब हम पढ़ते हैं हिमालय की नदियों के बारे में। अभी हम हिमालय की नदियों के बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे
अच्छा, ये छूट गया था यहाँ पर। वही यहाँ कुछ नहीं कहा गया है, यहाँ पर लिखा गया है कि जो नदियाँ होती हैं भारी मात्रा में सिल्ट बालू संवहन करती हैं और निचले भाग में गोखुर झील बन, जैसे चिल्का झील देखेंगे। अब ये देखिए कोई नदी ऐसे बह बह रही है। अब गोखुर कैसे झील बनता है? कोई नदी ऐसे बह रही है, पहले ये ऐसे जाती थी, ऐसे जाके फिर ऐसे जाती थी, लेकिन ये नदी धीरे धीरे यहाँ बहने लगी और ये वाला एरिया जो हो गया ये कट गया। तो ये खुर के समान, देखिए जो जैसे जानवर का खुर तो ऐसे ही होता है ना, तो ये खुर के समान हो गया। यहाँ यहाँ खुर लिखा गया है, तो ये खुर के समान जब हो गया इसी को गोखुर झील कहते हैं। बस, और कोई उसमें अंतर नहीं है। और ये कहाँ गोखुर झील का निर्माण होता है? अधिकतर ये गोखुर झील का निर्माण हमेशा नीचे ही होता है, जहां पर नदियां मिलने वाली होती हैं, क्योंकि वहां पर ये बहुत ही कम हो जाता है इनका जो अ, बहने का वो स्पीड होता है बहुत कम हो जाता है, इसलिए ज़्यादा कटान होता है और गोकुल झील का निर्माण करते हैं। तो ये याद रखेंगे। ये हो गया। अब यहाँ पर हम देखते हैं, चाहे मान लीजिए यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ पे ऐसे जा रहा है, मान लीजिए यहाँ भी ऐसे जाने लगे नदियाँ, तो ये एक खुर का निर्माण हो गया, तो ये झील बन गया। बस यही होता है गोखुर। अब यहाँ पर देखते हैं, सिंधु हुआ, गंगा हुआ और ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियां होती हैं। कौन कौन सी? एक सिंधु पढ़ेंगे, गंगा पढ़ेंगे और ब्रह्मपुत्र नदी पढ़ेंगे। ये नदियां क्या होती है? लंबी होती है तथा इनके महत्वपूर्ण एवं बड़ी सहायक नदियां आकर इनमें मिलती हैं। किसी नदी और उसकी सहायक नदी तंत्र को देखिए। अब पहले हम पढ़ेंगे सिंधु नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। करें, सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में है। कहाँ पर है? मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में है। पश्चिम की ओर बहती हुई यह नदी भारत में यहाँ कहाँ गया, हाँ, जम्मू कश्मीर के लद्दाख में, तो अब मतलब अब जम्मू कश्मीर नहीं रह गया, अब ये लद्दाख जिले में प्रवेश करती है। तो कहाँ पर? लद्दाख एक यूटी बन गया ना, तो लद्दाख जिला नहीं यूटी में, तो लद्दाख यूटी में प्रवेश करती है। और इस भाग में यह एक बहुत ही सुंदर दर्शनीय गार्ज का निर्माण करती है। तो अभी हमने क्या बताया कि सिंधु नदी बहते हुए कहाँ पर जाती है? ये लद्दाख में जाती है। और इस क्षेत्र में इसकी बहुत सी सहायक नदियां होती हैं। कौन कौन से सहायक नदी नोट करिए? जास्कर इसकी सहायक नदी है, नुब्रा इसकी सहायक नदी है, श्योक इसकी सहायक नदी है, हुंजा इसकी सहायक नदी इस नदी में मिलती है। तो यहाँ पर याद रख लीजिएगा, जास्कर याद रखिएगा, जास्कर इसकी सहायक नदी होती है, नुब्रा इसकी सहायक नदी होती है, श्योक इसकी सहायक नदी होती है और हुंजा इसकी सहायक नदी है। तो इन चारों नदियों को याद करिएगा, जास्कर, नुब्रा, श्योक, हुंजा। देखिए जो एनसीईआरटी के फैक्ट हैं उनको जरूर पढ़ लिया करिए, क्योंकि एनसीईआरटी के फैक्ट मान लीजिए एग्जामिनर है, वो उसको दिमाग में आया कहाँ पे, मैं अच्छा ये फैक्ट है, ये उठा के दे दिया, तो यहीं पे ऐसा दे देगा कि जास्कर, नुब्रा, सोएक या हुंजा इसमें में से कौन सी ये किसकी, कौन सी नदी, हम सिंधु की सहायक नदी कौन सी नहीं है? तो आप उपरोक्त तो सभी लिखा रहेगा तो सभी लगा दीजिएगा। ये तो नुब्रा जास्कर ये तो पता होगा, हुंजा याद रख लीजिएगा, हुंजा भी इस नदी की सहायक नदी है। सिंधु नदी बलूचिस्तान और गिलगिस्तान से बहते हुए अटक पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलती है। मतलब ये गिलगिस्तान बलूचिस्तान से बहती हुई ये पर्वत क्षेत्र से बाहर निकल जाती है। और इसमें क्या होता है ये देखिए, इसमें क्या होता है? सतलुज नदी हुआ, ब्यास नदी हुआ, रावी हुआ और चेनाब तथा झेलम आपस में मिलकर पाकिस्तान के मीठन कोट, याद रखेंगे, पाकिस्तान के मीठन कोट के पास से सिंधु में मिल जाती हैं। कौन कौन सी नदियां? सतलज हो गया, ब्यास हो गया, रावी हो गया, चेनाब हो गया और झेलम, ये पंच नदी जो पंजाब बना है, सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम, ये पांचों नदियां कहाँ पे मिलती हैं? मीठन कोट के पास झेलम में मिलती हैं। इसके बाद यह नदी दक्षिण की तरफ बहती है तथा अंत में कराची से पूर्व की ओर अरब सागर में मिल जाती है। कहाँ पर? इसके बाद यह नदी दक्षिण की तरफ बहती है। किस तरफ बहती है? दक्षिण की तरफ, और कराची से पूर्व अरब सागर में मिल जाती है। अब यहाँ पर लिखा गया है, सिंधु नदी के मैदान का ढाल बहुत धीमा है। सिंधु द्रोणी एक तिहाई से कुछ अधिक भाग भारत के जम्मू कश्मीर, लद्दाख मतलब हिमाचल और पंजाब और शेष भाग पाकिस्तान में स्थित है। जो यहाँ लिखा गया 2900
किलोमीटर लंबी सिंधु नदी विश्व की लंबी नदियों में से एक है। तो गंगा की कितनी है? 25 है। इसका लगभग 29, गंगा से बड़ी है। तो ये पूछेगा कि सिंधु नदी गंगा से बड़ी नदी है, तो हाँ, सिंधु नदी गंगा से बड़ी नदी है। क्या आप जानते हैं सिंधु जल समझौता और अनुच्छेद 1960? तो ये भी याद रखेंगे, सिंधु जल समझौता कब हुआ था? 1908, वो 60 में हुआ था। के अनुसार भारत इस नदी प्रक्रम में संपूर्ण जल का केवल 20% जल का उपयोग कर सकता है। इस जल का उपयोग हम पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के दक्षिण पश्चिम भागों में सिंचाई के लिए करते हैं। कहाँ कहाँ पे? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के दक्षिण पश्चिम भागों में सिंचाई के लिए करते हैं, ये याद रखेंगे। अब यहाँ देखिए गंगा नदी तंत्र, अभी हम सिंधु पढ़े थे, गंगा नदी तंत्र पढ़ते हैं। करें, गंगा की मुख्य धारा जो भागीरथी गंगोत्री हिमालय से निकलती है तथा अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग में इससे देखिए देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा का संगम है। अभी इस बार यही क्वेश्चन आपके पेपर में आया था, एनसी वो पीसीएस प्री में। ठीक है, ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन की कहाँ कौन सी नदी मिलती है, तो सिंपल ही था, ज्यादा टफ नहीं था, सभी बच्चे कर लिए होंगे, लेकिन आया था। अब देखिए, हरिद्वार के पास गंगा पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि ये जो गंगा नदी है कहाँ पर पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है? तो हरिद्वार में, उत्तराखंड का हरिद्वार में, वहां पर पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। ये हरिद्वार याद रखेंगे। हिमालय के निकलने वाली बहुत सी नदियां आकर गंगा में मिल जाती हैं। इनमें से कुछ प्रमुख नदियां हैं। तो अब कौन सी गंगा की नदियों के बारे में यहाँ दिया गया है, कौन कौन सी नदी हैं। जैसे हम कह रहे हैं कि यमुना एक गंगा की सहायक नदी, घाघरा है, गंडक है और कोसी है। तो यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी, ये और फिर यमुना नदी हिमालय की यमुनोत्री से निकलती है। यह गंगा के दाहिने किनारे समांतर बहती है और इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती है। तो ये संगम महाकुंभ चल ही रहा है, तो ये याद रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए, घाघरा, गंडक, कोसी नेपाल हिमालय से निकलती है। देखिए यहाँ जो घाघरा दिया गया है, यहाँ गंडक दिया गया है, यहाँ कोसी दिया गया है। ये किससे निकलती हैं? ये नेपाल हिमालय से निकलती हैं। तो आपके ऑप्शन पेपर में स्टेटमेंट ऐसे दे सकता है कि घाघरा, गंडक, कोसी नेपाल हिमालय से निकलती हैं। तो हाँ, ये नेपाल हिमालय से निकलती हैं। तो एक बार हम मैप में दिखा देते हैं, हो सकता है याद आ जाए। देखिए, नेपाल है ये देखिए घाघरा नदी है, गंडक नदी है, कोसी नदी है। तो ये कहाँ से निकल रही है? नेपाल हिमालय से निकल रही है। नेपाल हिमालय थोड़ी कुछ है, जहाँ नेपाल है वही नेपाल हिमालय है, बस। तो नेपाल कौन सा हो गया? ये आपका घाघरा हो गया, गंडक हो गया, कोसी नेपाल हिमालय से निकलती है। तो ये याद रखेंगे। इस इसके कारण प्रत्येक वर्ष उत्तरी मैदान के कुछ हिस्से में बाढ़ आ जाती है। मतलब ये कोसी नदी के बारे में बात कर रहे हैं, जिससे बड़े पैमाने पर जान माल नुकसान होता है। लेकिन वह नदियां जो मिट्टी को उपजाऊपन प्रदान करती है और कृषि योग्य भूमि बना देती है। बाढ़ तो बड़े लाती हैं, लेकिन नई मिट्टी, जैसे खादर आपका हो गया, नई मिट्टी का निर्माण भी कर देती हैं। मतलब कुछ फायदा होता है तो कुछ घाटा भी होता है, तो फायदा ज्यादा होता है। अब देखिए, प्रायद्वीपीय उच्चभूमि से आने वाली मुख्य सहायक नदियां जैसे हो गया चंबल, हो गया बेतवा, हो गया और सोन हो गया। जो प्रायद्वीपीय भाग से, जैसे ये भारत है तो यहाँ से नदियां आ रही हैं, और ये प्रायद्वीपीय भारत से भी नदियां आती हैं। एक तो नदी आती है सोन, वो डायरेक्ट कहाँ पे मिलती है? गंगा में ही मिल जाती है। और ये सब तो कहाँ पे? यमुना में मिलती है। ये अर्धशुष्क क्षेत्रों से निकलती है। इसकी लंबाई कम और इसमें पानी की मात्रा कम होती है। ठीक है, तो वैसे नदियां कहाँ? गंगा में मिलती हैं। अब देखिए यहाँ पर बाएं और दाहिने किनारे वाली सहायक नदियों से भरपूर होकर गंगा पूर्व की दिशा में पश्चिम बंगाल के फरक्का तक बहती है। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल के फरक्का तक बहती है। यह गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है। कहाँ पर? गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु। यहाँ नदी दो भागों में बढ़ जाती है। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है। जब गंगा आपका, ये देखिए मैं बताता हूँ यहाँ पे, मान लीजिए ये प्यारा भारत है, ये गंगा नदी जा रही, तो यहाँ पर गंगा एक तो वहां पर प्रवेश कर जाती है बांग्लादेश में, एक नदी नीचे बहती चली जाती है। अब वही यहाँ लिखा गया है, देखिए भागीरथी हुगली जिसको आप बोलते हैं, वो भागीरथी नहीं, ये भागीरथी हुगली
जो इसकी एक वितरिका है दक्षिण की तरफ बहती है, वही मैं कह रहा हूँ, ये दक्षिण की तरफ बहती है और डेल्टा में चली जाती है, वहां पर बहती है और डेल्टा के मैदान से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। यही कह रहा हूँ, डेल्टा से होते हुए कहाँ जाती है, बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। लेकिन जो इसकी मुख्य धारा है, इसकी देखिए, ये जो मुख्य धारा है ये आगे बहती है, इसकी मुख्य धारा दक्षिण की ओर आगे बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है। याद रखेंगे, इसकी मुख्य धारा दक्षिण को बहते हुए कहां पर, बांग्लादेश में प्रवेश करती है एवं ब्रह्मपुत्र नदी आकर इसमें मिल जाती है। तो ये इधर तो जा रही है, इसके बाद ये मान लीजिए बांग्लादेश है, अब तो ये आके कौन सी नदी मिल गई है, ब्रह्मपुत्र नदी। तो बांग्लादेश में या हमारे मतलब ये अपने गंगा को क्या कहा जाता है, मेघना कहा जाता है। और यहाँ पर गंगा को मेघना, और यहाँ को ये जो जो नदी आ रही है जमुना बोला जाता है, किसको, ये बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को। मेरे अंतिम चरण में गंगा और ब्रह्मपुत्र समुद्र में विलीन होने से पहले मेघना के नाम से जानी जाती है। तो ये इसमें अंतिम चरण में जो गंगा होता है, गंगा और ब्रह्मपुत्र समुद्र, सॉरी यहाँ पर देखिए, ये जो आपका ये मेघना नहीं, पद्मा, दिमाग में पद्मा आ ही नहीं रहा था, देखिए ये क्या है, पद्मा। तो ये जो हमारी नदी है जो बांग्लादेश में प्रवेश कर रही है वो पद्मा के नाम से जा रही है, और जो यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है वो जमुना के नाम से। तो ये जो पद्मा और जमुना जब मिलती हैं तो यहाँ पर आपका कौन सा मिल जाती हैं, मेघना बनती हैं, मेघना बनती है। और यही मेघना कहाँ पर चली जाती है, यही मेघना जाके गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा, सुंदरबन का डेल्टा होता है, उसी का निर्माण करता है। तो यहाँ पर मैं मेघना, दिमाग में मेरा तो पद्मा ही चल रहा था, नाम में मेघना आ रहा था वो, ठीक है। तो मेघना आगे बनती है, याद रखेंगे, ये पद्मा है आपका कहाँ पे जा रही है, पद्मा जब बांग्लादेश में जाती है तो उसको पद्मा बोला जाता है, और जो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र जाता है तो जो गंगा जब बांग्लादेश में जाता है उसको पद्मा बोला जाता है, और ब्रह्मपुत्र जब बांग्लादेश में जाता है उसको जमुना बोला जाता है। फिर दोनों जब मिलती है तब उसको क्या कहा जाता है, मेघना कहा जाता है। मेघना तब बंगाल की खाड़ी में जाके मिलती है, ये याद रखेंगे। यहाँ पर देखते हैं, करें, गंगा और ब्रह्मपुत्र जल वाली एक बृहद नदी की खाड़ी में मिल जाती, इस नदी के द्वारा बनाए गए डेल्टा को सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। याद रखेंगे, कौन से जाना जाता है, सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, सुंदरबन डेल्टा वहां पाया जाता है जहां सुंदरी पादप जहां पाए जाते हैं वहीं पर सुंदरबन डेल्टा, मतलब वहां पर सुंदरी पादप बहुत ज्यादा हैं, इसीलिए कहते नहीं कि जैसे जहां पर ऐसे ही देख लेते हैं, जहां पर किसी बाग में बहुत सा आम का पेड़ है तो आम वाला बगीचा, अमरूद का पेड़ है तो अमरूद वाला बगीचा, यहाँ सुंदर वाला पेड़ है तो सुंदरी बन। सबसे तेजी से वृद्धि करने वाला डेल्टा, यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं, तो ये सब जानती हैं आपको। अब देखिए, गंगा की लंबाई कितनी है, 2500 किलोमीटर, कहीं कहीं 25-25 दिया रहता है, कहीं कहीं 25-25 दिया रहता है, तो मतलब लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर से अधिक है, तो मतलब 25-25, अगर पूरा देखा जाए तो 25-25 है। अब देखिए, क्या आप गंगा के अपवाह तंत्र को पहचान सकते हैं। देखिए, अब वही जहां ऊपर में बताया था कि अंबाला नगर सिंधु और गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक पर स्थित है। कौन सा नगर है, अंबाला नगर, यही है। अगर अंबाला ना होता तो ये सिंधु गंगा अब तक कहाँ और बहते हैं, ठीक है। तो अंबाला जो नगर है सिंधु और गंगा नदी के बीच जल विभाजक पर स्थित है, ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है, ठीक है। अंबाला, अंबाला कहीं कॉपी ओपी लिए होंगे तो उसको नोट कर देखिए, जो जो हमने येलो कलर किया है, हाईलाइट किया है, उसको थोड़ा सा नोट आउट कर लिया करिए कहीं, ठीक है। एक छोटी सी डायरी रखा करिए, उसमें हर चीज नोट करिए करिए, ताकि, क्योंकि ये एनसीईआरटी है, हर एक फैक्ट इंपॉर्टेंट होता है। अंबाला से सुंदरबन तक मैदान की लंबाई लगभग कितना है, 1800 किलोमीटर है। अंबाला से सुंदरबन तक मैदान की लंबाई 1800, परंतु इसके ढाल में गिरावट मुश्किल से 300 मीटर ही है, मतलब जो ढाल है, क्योंकि अंबाला से जब पंजाब से अगर हम पश्चिम बंगाल तक जाएंगे तो लगभग मैदानी ही एरिया ज़्यादा पड़ जाता है। उसके ऊपर जाएंगे, पंजाब के ऊपर जाएंगे तो वो पहाड़ी एरिया, तो वहाँ ढाल ज़्यादा होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर पंजाब से आगे पश्चिम बंगाल तक जाएंगे तो यहाँ पर पूरा मैदानी एरिया है, इसीलिए ढाल कम होता है। इसीलिए कह रहा है कि मुश्किल से ढाल 300 किलोमीटर ही, तो वो सॉरी 300 मीटर ही होता है।
दूसरे शब्दों में कहें तो 6 किलोमीटर प्रति दूरी ढाल से गिरावट केवल 1 मीटर है। इसलिए इन नदियों में अनेक बड़े बड़े विसर्प बन जाते हैं। तो विसर्प क्यों बनते हैं, अभी हमने बताया कि ये विसर्प हुआ, गोखुर हुआ, कब बनते हैं। विसर्प और गोखुर कब बनेंगे, जब आपका ढाल नहीं रहेगा तभी इन सब का निर्माण होगा। अब देखिए, गंगा तो हम पढ़ लिए, अब ब्रह्मपुत्र नदी हम तंत्र पढ़ते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में देखते हैं। कह रहा है कि ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत की मानसरोवर झील से पूर्व तथा सिंधु और सतलज स्रोतों से काफी नजदीक निकलती, जहां मतलब सतलज और सिंधु निकलती है वहीं से लगभग ये भी निकलती है। इसकी लंबाई सिंधु से कुछ अधिक है। इसकी लंबाई कितनी है, सिंधु से कुछ अधिक है। अगर मैं तीनों को एक मतलब असेंडिंग ऑर्डर में लिखूं कि आप छोटे से बड़े नदियों को समझाइए, तो आप पहले छोटी सब कौन सी नदी है, गंगा नदी है। गंगा के बड़ी कौन सी है, सिंधु नदी है। सिंधु नदी से एक बड़ी कौन सी नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी। तो वही कह रहा है, जब सिंधु सिंधु से जब बड़ी होगी तो गंगा से तो बड़ी होगी ही। तो इसकी लंबाई सिंधु से कुछ अधिक है, परंतु अधिकतर मार्ग भारत से बाहर है। मतलब हम इसकी बड़ी तो है, लेकिन हमारे यहाँ ज्यादा इसका एरिया नहीं पड़ता है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस भाग ये एरिया में, ये देखिए ब्रह्मपुत्र नदी है जो सांगपुर नदी नाम से जाना जाता है। ये पूरा एरिया लगभग आधा से ज्यादा यहीं पर है हमारे भारत में। ये इतना ही है, इसके बाद बांग्लादेश में चला जाता है। तो हमारे भारत में सिर्फ इतना ही है, ये याद रखेंगे ब्रह्मपुत्र का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, हाँ, ये भारत में यह हिमालय के समांतर पूर्व की ओर बहती है। तो हिमालय के समांतर कहाँ, पूर्व की ओर बह रही है। हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट होता है। नामचा बरवा शिखर 7,757 मीटर के पास पहुंचकर यह अंग्रेजी के यू अक्षर जैसा मोड़ बनाकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में गार्ज के माध्यम से प्रवेश करता है। इसके माध्यम से, गार्ज के माध्यम से प्रवेश करता है अरुणाचल प्रदेश में। एक बार हम फिर दिखाते हैं। तो ये देखिए, ये अरुणाचल प्रदेश में ये क्या करता है, ये गार्ज के रूप में प्रवेश करता है। अब देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। अभी तो हमने यही पढ़ा कि ये बड़ी है गंगा सिंधु से। ये देखिए, अब देखिए, इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। यहाँ इसे कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में गार्ज के रूप में प्रवेश करती है। तो इनको यहाँ पर, इनको क्या जाना जाता है, दिहांग के नाम से अरुणाचल प्रदेश में जाना जाता है। पूछ सकता है कि अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से, दिहांग के नाम से। अब देखिए, दिबांग, लोहित, कोनुल एवं इसकी दूसरी सहायक नदियां आपस में मिलकर असम में ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती है। तो जब दिहांग ये बन गई, तो यहीं पर दिबांग नदी इसकी सहायक नदी है, याद रखेंगे, दिबांग नदी। दिबांग के बाद लोहित नदी याद रखेंगे, कौन सी, लोहित नदी याद रखेंगे। केनुला नदी याद रखेंगे, केनुला नदी याद रखेंगे। और उसकी दूसरी सहायक भी नदियां होती है जो असम में ब्रह्मपुत्र है। तो हमारे जब असम में प्रवेश करती है, वो तो असम, अरुणाचल प्रदेश भी हमारा है लेकिन वहां पर दिहांग के नाम से, लेकिन असम में किस नाम से, इसको ब्रह्मपुत्रा के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, ब्रह्मपुत्र में तिब्बत और सांगपो और बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। तो अभी हमने बताया था कि तिब्बत में सांगपो कहा जाता है, बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। तिब्बत एक शीत और शुष्क क्षेत्र है। यहाँ इस नदी में जल और सिल्ट सिल्ट की मात्रा बहुत कम होती है। देखिए, कहीं भी जल और सिल्ट की मात्रा कब ज्यादा होगी, जब वो एरिया बारिश वाला होगा। जो कि तिब्बत बारिश वाला एरिया नहीं है, वो एक शुष्क एरिया है जहां पर बारिश बहुत कम होती है। चाइना का जो मेन एरिया है, याद रखिए, मान लीजिए चाइना है, तो ये एरिया जो है पूरी तरह से 90% इसका एरिया, मतलब 90 नहीं, थोड़ा सा और कम करिए, 80% एरिया इसका क्या है, शुष्क ही चलता है। मतलब यहाँ पर बहुत ही कम बारिश होती है, पहाड़ी एरिया पूरी तरह से है तिब्बत का पटा। तो ये क्या है, वहीं से यहीं ये ब्रह्मपुत्रा बनती है। तो ये कह सकते हैं भारत में यह उच्च वर्षा वाला, मतलब यहाँ पर क्या है, बहुत ही जल नर्म, इसमें जल कम होता है और सिल्ट की मात्रा बहुत कम होती है। मतलब जमाव, मतलब इसका अवसाद अवसाद बहुत कम होता है। भारत में यह उच्च वर्षा वाले क्षेत्र में से होकर गुजरती है। देखिए, भारत में असम हो गया, जहाँ पर गारो खासी जयंतिया है, मेघालय हो गया, तो मतलब इस साइड देखते हैं भारी बारिश होती है। तो ये क्या होता है, जब भारी बारिश होती है
तो यहाँ पर पानी मात्रा बहुत बड़ी मात्रा में आता है और नदियाँ भी यहाँ पर आके बहुत सारी मिलती हैं। तो ये क्या हो गया, जब भारी मात्रा में हो तो यहाँ नदी में जल और सिल्ट की मात्रा बढ़ जाती है। तो ये आपके स्टेटमेंट क्वेश्चन ऐसे दे सकता है कि ब्रह्मपुत्रा में जो तिब्बत का एरिया है वहाँ पर सिल्ट और जल की मात्रा कम होती है। तो आप क्या इसको सही बताएंगे गलत बताएंगे? सही बताएंगे। देखिए, आप फैक्ट हमेशा नहीं याद करिए, हमेशा कॉन्सेप्ट याद करिए, फैक्ट अपने आप को याद हो जाएगा। तो तिब्बत में क्या होता है, ब्रह्मपुत्रा नदी में जल और सिल्ट की मात्रा कम होती है, लेकिन भारत में यह जब प्रवेश करती है तो इसमें जल और सिल्ट की मात्रा बढ़ जाती है। तो हाँ, दोनों ही स्टेटमेंट में एकदम सही है। अब देखिए, असम में ब्रह्मपुत्र अनेक धाराओं से होकर एक गुम्फित नदी के रूप में बहती है और बहुत सी नदी द्वीपों का निर्माण करती है। इशारा किसकी तरफ कर रहे हैं? माजुली की तरफ इशारा कर रहे हैं कि यहाँ पर। तो आगे देखते हैं, क्या आपको ब्रह्मपुत्र द्वारा बनाए गए विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप का नाम याद है? तो माजुली वही है। अब देखिए, प्रत्येक वर्ष वर्षा ऋतु में यह नदी अपने किनारों से ऊपर बहने लगती है और बाढ़ के द्वारा असम तथा बांग्लादेश में बहुत अधिक क्षति पहुंचाती है। देखते नहीं है कि जब बारिश का मौसम आता है तो ये ब्रह्मपुत्र नदी बहुत ज्यादा उफान लाती है। बहुत काजीरंगा के जंगल में कई गैंडों की जो मृत्यु मृत्यु हो जाती है, एक सींग वाले गैंडों की, वो इसी के कारण होती है। तो किसके कारण होती है? ये ब्रह्मपुत्र नदी। आगे देखते हैं, कह रहा है कि ब्रह्मपुत्र नदी में सिल्ट और निक्षेपण की मात्रा बहुत अधिक है। इसके कारण यह सतह नदी की सतह बढ़ जाती है और बार बार यह अपनी धारा के मार्ग में परिवर्तन करती है। और ये सिल्ट की मात्रा कहाँ बढ़ती है? भारत में बढ़ती है। हम यहाँ देखिए, प्रायद्वीपीय नदियाँ कौन कौन सी हैं। प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में हम अभी हिमालय की नदियों खत्म की हैं, प्रायद्वीपीय नदी के बारे में देखते हैं। प्रायद्वीपीय भारत में मुख्य जल विभाजक का निर्माण पश्चिमी घाट द्वारा होती है। जिसे आपका भारत है, ये पश्चिमी घाट में कुछ नदियां इधर जाती हैं और कुछ नदियां यहाँ पर जाती हैं। अब देखिए, जो पश्चिमी घाट के निकट उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है, ये देखिए पश्चिमी प्रायद्वीपीय भाग की अधिकतर मुख्य नदियां जैसे महानदी हो गया, आपका गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया, कावेरी हो गया, पूर्व की तरफ बहती है। तो ये महानदी हो गया, गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया, कावेरी हो गया। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी कहाँ पे जा रही है? पूर्व की तरफ जा रही है, बंगाल की खाड़ी में, और डेल्टा का निर्माण करती है। यही था। पश्चिमी घाट से पश्चिम में बहने वाली अनेक छोटी धाराएं होती हैं। पश्चिमी घाट से पश्चिम में बहने वाली जैसे नर्मदा हुआ, तापी हुआ, एकदम सिंपल। ये तो सिंपल ही सवाल है, इसको बताना नहीं है। ये दो बड़ी नदियां हैं जो पश्चिम की तरफ बहती है और ज्वार नदमुख एस्चुरी का निर्माण करती है। तो अगर हम कहते हैं कि इधर कौन सी नदियां हैं जो बहती हैं, ये डेल्टा का निर्माण करती हैं, और जो इधर जो नदियां बहती हैं वो एस्चुरी का निर्माण करती हैं। याद रखेंगे, एस्चुरी इधर होता है, डेल्टा इधर होता है। प्रायद्वीपीय नदियों का अपवाह द्रोणी आकार में अपेक्षा छोटी होती है। याद रखेंगे, द्रोणियां क्या होती है? छोटी होती है। अब देखिए, नर्मदा नदी के बारे में हम बात करते हैं। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ होता है? अमरकंटक पहाड़ी के निकट इसका उद्गम होता है। कहाँ पर? अमरकंटक नदी के निकट, मध्य प्रदेश में ही अमरकंटक पहाड़ी के निकट इसका उद्भव होता है। यह भ्रंश घाटी से होकर बहती है। भ्रंश घाटी मतलब जो भी जगह जहाँ मिल जाता है उसी से बहती है, इसीलिए इस साइड नहीं जाती है। समुद्र तक मिलने के क्रम में यह नदी बहुत से दर्शनीय स्थलों का निर्माण करती है। जैसे जबलपुर में ये पूछा जाता है कि जबलपुर से कौन सी नदी बहती है? तो जबलपुर से कौन सी नदी है आपकी? जबलपुर से कौन सी नदी है? नर्मदा नदी है। संगमरमर के सैलों में यह नदी गहरे गार्ज से में बहती हुई, यह नदी तीव्र ढाल में गिरती हुई और वहां धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करता है। तो जबलपुर में कहाँ पर, यहाँ पर मतलब किस नदी से धुआंधार जलप्रपात का निर्माण होता है? तो धुआंधार जलप्रपात का निर्माण किससे होता है? आपके नर्मदा नदी से होता है। नर्मदा की सहायक नदियां बहुत छोटी हैं, इनमें से अधिकतर समकोण पर धारा से मिलती है। मतलब नर्मदा नदी ऐसे बढ़ रही है, समकोण पर ऐसे मिल रही है, ठीक है, ना कि ऐसे ऐसे समकोण पर मिलती हैं।
नर्मदा द्रोणी। अब देखिए यही हमने कहा है कि द्रोणी दे हमेशा याद रखिएगा कि द्रोणी से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि नर्मदा जो द्रोणी है ये कहाँ कहाँ पर है इसका द्रोणी। तो इसका मध्य प्रदेश में इसका द्रोणी पड़ता है, गुजरात में पड़ता है, याद रखेंगे कहाँ पर, मध्य प्रदेश में, और गुजरात के कुछ भागों में इसकी द्रोणी पड़ती है, ये याद रखेंगे। अब देखिए तापी, तापी नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के सतपुरा की श्रृंखलाओं में होता है। कहाँ पर? बैतूल जिला के सतपुरा श्रृंखलाओं में होता है। यह भी नर्मदा के समांतर एक भ्रंश घाटी में बहती है। किसके समांतर? नर्मदा के समांतर एक भ्रंश घाटी में जैसे नर्मदा बह रही है, एक क्या तापी बढ़ रही है। इसकी लंबाई बहुत कम है। इसकी द्रोणी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है, गुजरात में है और महाराष्ट्र में है। अब देखिए दो चीजें आपको याद करनी पड़ेगी। पूछा जाए कि नर्मदा की द्रोणी तो मध्य प्रदेश और गुजरात बताएंगे। पूछा जाए तापी की द्रोणी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में, गुजरात में और महाराष्ट्र में। तो तापी याद रखेंगे तीन जगह पड़ता है, महाराष्ट्र में, गुजरात में और मध्य प्रदेश में इसका पड़ता है। अरब सागर तथा पश्चिमी घाट के बीच का एक तटीय मैदान बहुत अधिक संकीर्ण है। तो अरब सागर और पश्चिमी घाट के बीच का तटीय मैदान जो है बहुत संकीर्ण है, इसलिए तटीय नदियों की लंबाई बहुत कम है। पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदियां साबरमती है, पश्चिमी की ओर बहने वाली मुख्य नदी साबरमती है, माही है, भरतपुजा है, पेरियार है। तो कौन सी है? पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदी कौन सी है? साबरमती है, माही है, भरतपुजा है और पेरियार है। अभी हमने कौन सा पढ़ा? नर्मदा पढ़ा था, तापी पढ़ा था। और इसके बाद और कौन सी नदी है? मान लीजिए ये है, ये नर्मदा तापी हो गया। नीचे नदी आपका कौन सा? भरतपुजा पुझा पेरियार है और माही, माही साबरमती ये आपका, ये यहाँ पर, ये गुजरात राजस्थान, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। और भरतपुजा पेरियार कहाँ? केरला में बहती है। इन उन राज्यों का नाम बताओ जहाँ ये नदियाँ बहती है। अब देखिए गोदावरी द्रोणी, गोदावरी द्रोणी की देखते हैं। गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। कौन सी? गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले के ढालों से निकलती है। कहाँ से? महाराष्ट्र के नासिक जिलों से। इसकी लंबाई लगभग 1500 किलोमीटर है। कितना? 1500 किलोमीटर है। यह बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। प्रायद्वीपीय नदियों में इसका अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है। अपवाह तंत्र, इसकी द्रोणी कहाँ कहाँ पे है? महाराष्ट्र में इसकी द्रोणी पड़ता है, मध्य प्रदेश में इसकी द्रोणी पड़ता है, उड़ीसा में इसकी द्रोणी पड़ता है और आंध्र प्रदेश में इसकी द्रोणी स्थित है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। यहाँ पर तेलंगाना भी ले लेंगे क्योंकि ये पुरानी एनसीईआरटी है, तो तेलंगाना तब बना नहीं था, तो तेलंगाना भी लेंगे। तो यहाँ पर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना इसकी द्रोणी है। गोदावरी में अनेक सहायक नदियां मिलती हैं। जैसे अब गोदावरी की सबसे इंपॉर्टेंट है सहायक नदियां। तो गोदावरी की कौन सी सहायक नदी है? पूरा ना याद रखेंगे, पूरा। इसके बाद वर्धा याद रखेंगे, गोदावरी, पूरा और वर्धा। प्राणहिता याद रखेंगे, प्राणहिता। मंजारा, मंजारा याद रखेंगे, बेनगंगा और पेनगंगा, लास्ट के जो तीनों हैं, मंजीरा और ये बेनगंगा, पेनगंगा, ये अंतिम तीनों सहायक नदियां बहुत बड़ी हैं। ये वाला मंजीरा, बेनगंगा और पेनगंगा। तो आप एनसीईआरटी में जो भी आपका ये दिया गया सहायक नदी वो जरूर याद कर लीजिए। पूरा याद कर लीजिए, वर्धा याद कर लीजिए, प्राणहिता याद रखिएगा, मंजारा, बेनगंगा, पेनगंगा। बेनगंगा पेनगंगा कैसे याद करेंगे? क्योंकि बोला जाता है यही आपका दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है, बूढ़ी गंगा। तो याद रखेंगे या दक्षिण भारत की गंगा, तो गंगा ही लिखा गया है, तो गंगा कौन है? गोदावरी। पूरा वर्धा जिसमें मंत्रा लगा गया है और प्रार्थिता मंजारा याद रखिए। बड़े आकार और विस्तार के कारण इसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है। तो दक्षिण की गंगा किसको कहा जाता है? इसी को कहा जाता है बड़े। आप देखिए आप बार बार कंफ्यूज होंगे, कावेरी को दक्षिण गंगा कहा जाता है, किसको कहा जाता है? अब एनसीईआरटी में जो लिखा गया है वही आपको याद करिए, क्योंकि एनसीईआरटी का आप कहीं भी दिखा भी सकते हैं कि हाँ देखिए यही एनसीईआरटी में लिखा गया, और किसी बुक का जो कोई वो नहीं माना जाएगा आपके हर, मतलब जिसे कहीं दिखाना हुआ तो बुक नहीं माना, जैसे कोई भी प्रकाशन का बुक नहीं माना जाएगा कि ये देखिए यहाँ लिखा गया, लेकिन एनसीईआरटी का बुक आप वहां पर ले जाके दिखा सकते हैं। तो किसको? बड़े आकार के कारण इसको दक्षिण गंगा कहा जाता है। अब देखिए महानदी का द्रोणी देखते हैं।
महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के उच्च भूमि से होता है तथा यह उड़ीसा के बहते हुए बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। इसकी लंबाई 860 किलोमीटर होती है। इसका अपवाह द्रोणी कहाँ कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है, छत्तीसगढ़ में है, झारखंड में है और उड़ीसा में है। तो इसकी द्रोणी कहाँ पर? महाराष्ट्र याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ याद रखेंगे, झारखंड याद रखेंगे और उड़ीसा याद रखेंगे। इसकी द्रोणी कहाँ पर? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा। कृष्णा द्रोणी देखते हैं। महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर से यह निकलती है। कहाँ के? महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर से निकलती है। स्रोत से निकलकर यह कृष्णा लगभग 1400 किलोमीटर बहती है। कितना? 1400। तो सबसे बड़ी कौन सी हो गई अभी यहाँ पर? कौन सी सबसे बड़ी हो गई? 1500 तो गोदावरी हो गई, 1400 आपका ये कृष्णा नदी हो गया और महानदी का 860 हो गया और कावेरी का 760 हो गया। तो ये आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर कौन सा लिखेंगे? गोदावरी लगभग 1500। इसके बाद गोदावरी के बाद किसका लिखेंगे? कृष्णा। कृष्णा कृष्णा का कितना है? तो कृष्णा कृष्णा का लगभग 1400 है, तो 1400। ठीक है। कृष्णा के बाद कौन सा है? कृष्णा के बाद आपका महानदी है। महानदी के बाद कृष्णा 1400, महानदी 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 कितना है? ये लगभग 800 800 दिया गया ना। महानदी कितना? 860 दिया गया है, तो 860 लिख दीजिए। अब देखिए महानदी, फिर कावेरी लिख दीजिए 760। कावेरी महानदी से छोटी है कावेरी। कावेरी कितना है? 760 है। तो ये याद रखिएगा इनका मतलब। और यहाँ तापी भी दिया था, नर्मदा भी दिया था ना। यहाँ पे कहाँ गया? तापी। तापी का नहीं दिया गया है, नर्मदा और तापी का नहीं दिया गया है, लेकिन इसका भी हम लिख देंगे। ठीक है, ये यहाँ। तो ये आप इतना याद रख लीजिएगा। कौन सबसे बड़ी? गोदावरी है, कृष्णा है यहाँ पर, महानदी है और कावेरी है। तो ये आपको असेंडिंग ऑर्डर में पूछे कि डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछे तो सबको लगा दीजिएगा किसका कितना लंबाई है। कावेरी की लंबाई छोटी है महानदी से, एक बार इसको ध्यान में रखिएगा। अब देखिए बंगाल की खाड़ी तुंगभद्रा, कृष्णा की सहायक नदी तुंगभद्रा है, कोयना है, घाट प्रभा है, मूसी है और भीमा है। तो कृष्णा भीम, भीम कृष्ण, तो इसको रिलेट कर ही सकते हैं ना, भीम और कृष्ण। मूसी याद रखिएगा, मूस मतलब चूहा जो होता है वो भगवान का सवारी होता है, तो कृष्ण भगवान से ऐसे याद कर लियो। तो गणेश भगवान की है, लेकिन कृष्ण भगवान से मूसी याद रखें। घाट प्रभा याद रखेंगे, तुंगभद्रा याद रखेंगे। तुंग भद्रा, तो कृष्णा कैसे तुंगभद्रा याद? तो तुंगभद्रा तो याद ही रहता है कृष्णा की। जो भगवान श्री कृष्ण है माता जी को क्या करते थे? तंग करते थे। तुंग याद रखिएगा। कोयना से याद रखिएगा, कोयना से सांवले थे थोड़ा सा। कोयल भी थोड़ा सा काला सांवला ऐसे सांवले थे, तो सांवले से ऐसे याद रखिएगा। कोयना, अभी कभी कोयना आ जाए तो ये कृष्णा याद रख लीजिएगा। कृष्णा। घाट प्रभा, मूसी, भीमा, तुंगभद्रा। इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। इसकी द्रोणी कहाँ पर? महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है और आंध्र प्रदेश में है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना भी याद रख लेंगे। अब कहाँ पर? तेलंगाना भी याद रखेंगे। तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना इसकी कृष्णा की द्रोणी पड़ती है। अब देखिए कावेरी नदी की द्रोणी। कावेरी पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है। ये तमिलनाडु के कुडनकुरूर के पास के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो कहाँ पर? तमिलनाडु के कुडलूर के दक्षिण में मिल जाती है। इसकी लंबाई कितनी है? 760 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कितनी? 760 किलोमीटर। अब देखिए प्रमुख सहायक नदियां कौन सी हैं? अमरावती है, भवानी है, हेमावती है, काबिनी है। तमिलनाडु ये अमरावती, भवानी, हेमावती, काबिनी इसकी कावेरी की सहायक नदी है। अब देखिए इसको भी याद रखिए। ठीक है, मतलब दो तो याद हो गया, तुंगभद्रा, कोयना, घाट प्रभा, मूसी, भीमा। इधर ये भी याद हो गया आपका, ये पूरा वर्धा, प्राणहिता, मंजरा, बेनगंगा। अब इसका भी याद कर लीजिए कावेरी का। तो अमरावती लिख दीजिए, अमरावती ये हो गया। भवानी याद याद रखिए। हेमावती याद रखिएगा, हेमावती। हेमावती इसके बाद काबिनी याद रख लीजिएगा।
यह तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक में विस्तृत है। तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में इसकी द्रोणियां हैं। द्रोणी कहाँ पर है? तमिलनाडु, केरल इसकी द्रोणी याद देखिए, यहाँ पर जितना भी हमने यहाँ पढ़ाया, यहाँ द्रोणी याद कर लीजिए, कहाँ कहाँ इसकी द्रोणी है, और ये याद कर लीजिए इसकी सहायक नदी। बस इससे ज्यादा आपको कुछ याद ही नहीं करना है। और इसकी लंबाइयाँ याद कर लीजिए, किसकी किसकी कितनी लंबाई है। भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी पर शिव समुद्रम है। तो पूछेगा शिव समुद्रम किस नदी पर है? कावेरी नदी पर। नाम से जाना जाता है। प्रपात और उत्पत्ति विद्युत मैसूर, बेंगलोर और कोलार स्वर्ण क्षेत्र को प्रदान किया जाता है। विद्युत उत्पादन किया जाता है, तो ये किसको? बंगलोर को, मैसूर को, कोलार स्वर्ण क्षेत्र को प्रदान किया जाता है। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो याद करिए, शायद जोग है, देख लीजिएगा। इन बड़ी नदियों के अतिरिक्त कुछ छोटी नदियां हैं जो पूर्व की तरफ बहती हैं। तो जो पूर्व की तरफ बहती हैं उन छोटी नदियों में देख लीजिए, जैसे दामोदर है, ब्रह्मानी है, बैतरणी है, सुवर्ण रेखा है। कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण जो अपने एटलस में स्थिति ज्ञात कीजिए। क्या आप जानते हैं पृथ्वी के धरातल पर लगभग 71% भाग जल से ढका है, लेकिन इसकी 97% जल लवणीय है। कौन सी है? इसकी 97% भाग क्या है? लवणीय है। केवल 3% ही स्वच्छ जल के रूप में उपलब्ध है, और ये 3/4 भाग हिमानी के रूप में पाया जाता है, जो कि बहुत मुश्किल है मिलना। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी याद रख लेंगे। प्लीज आप सब अगर नए होंगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करिए, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा अगर हमको सपोर्ट कर देंगे तो हम पूरी एनसीईआरटी बहुत जल्द खत्म कर देंगे। कश्मीर घाटी तथा प्रसिद्ध डल झील, नाव वाले घरों तथा शिकारा, जैसे शिकारा नहीं, बड़ी सी नाव ऐसे होती है, ऐसे ऐसे उसको शिकारा बोला जाता है। ये जो प्रसिद्ध डल झील नाव वाले घर में से आप परिचित होंगे। प्रत्येक वर्ष हजारों पर्यटक आकर्षित होते हैं, तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। झीलें नहीं है ये सब, उतना इम्पोर्टेंट नहीं। जो इम्पोर्टेंट है यहाँ देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर देखते हैं, पर्यटकों को आकर्षित करने के अतिरिक्त मानव के लिए अन्य कारणों में भी झीलों का महत्व है। इस पृथ्वी की सतह पर गर्त वाले भागों में जहाँ जल जमा होता है उसे झील कहते हैं। झील किसे कहते हैं? कोई भी पृथ्वी का स्थान हो जहाँ पर जल हो उसे झील कहते हैं, बस। क्या आप जानते हैं बड़े आकार की झीलों को समुद्र कहा जाता है? जैसे कैस्पियन, मृत और अरल सागर। ये कैस्पियन एक समुद्र है। जैसे कैसे बना है आप देखेंगे, ये ऐसे ऐसे कैस्पियन सागर बना है। लेकिन क्या है ये बहुत बड़ी है, लेकिन ये पूरी तरह से हर जगह, पूरी तरह से सभी लैंड से फिल, मतलब इसके आसपास पूरा हर जगह लैंड है, लेकिन पानी भरा है किसी लैंड, मतलब किसी स्पेस में, तो उसको मतलब इससे कहीं जाया नहीं, और किसी समुद्र में नहीं जा सकता अगर आप यहाँ पे हैं कैस्पियन सागर में, तो इसलिए इसको झील की श्रेणी में रख दिया जाता है। तो ये याद रखिएगा। इसमें कौन कौन सी झील है? कैस्पियन सागर है, मृत्यु है और अरल सागर है। कश्मीर, मृत और अरल सागर, ये तीनों याद रखेंगे। अब देखिए, भारत में बहुत सी बड़ी झीलें हैं, एक दूसरे से आकार और अन्य लक्षणों से भिन्न है। अधिकतर झीलें अस्थायी हैं और कुछ केवल वर्षा की ऋतु में ही पानी होता है, जैसे अंतर्देशीय अपवाह वाले अर्धशुष्क। बहुत सी ऐसी झीलें जहाँ पर वर्षा ऋतु होती है तभी वहां पर होता है। यहाँ पर देखते हैं, अब देखिए, क्षेत्रों की द्रोणी वाली झीलें, जहां कुछ ऐसी झीलें हैं जिसका निर्माण हिमानियों तथा बर्फ की चादर की क्रिया के फलस्वरूप हुआ है, जबकि कुछ अन्य झीलों का निर्माण वायु, नदियों और मानवीय क्रियाओं के फलस्वरूप हुआ है। तो बहुत से ऐसे होते हैं जैसे कृत्रिम झील होता है, उसको बोला जाता है जो मनुष्य निर्माण कर देता है। कुछ ऐसी झील होती हैं जो प्राकृतिक झीलें हैं, जैसे बिसर्प नदी बाढ़ वाले क्षेत्रों से कटकर गोखुर झील का निर्माण करते हैं, तो हम आगे बता चुके हैं। ऐसे नदी बह रही है, ऐसे बह के फिर बाद में ऐसे बहने लगी है। ठीक है, तो ये कट गया एरिया, तो ये क्या? गोखुर झील का निर्माण हो गया। चिल्का हो गया, निर्माण करते हैं, और तटीय क्षेत्रों में लैगून का निर्माण करते हैं। जैसे क्या कौन कौन सी? चिल्का हो गया झील, पुलिकट झील हो गया, और कोलेरू झील हुआ। ये सब किस प्रकार की झील है? ये लैगून झील का निर्माण कर रही हैं यहाँ पर। अब देखिए, आप पूछेगा आपका कि लैगून का मतलब तटीय क्षेत्रों में लैगून का निर्माण करते हैं, जैसे चिल्का हो गया लैगून, जी पुलिकट हो गया लैगून, और कोलेरू हुआ। अंतर देशीय भागों वाली झीलें कभी कभी मौसमी भी होती हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम अगर कहते हैं कि राजस्थान की सांभर झील, यही पेपर में आईएएस में क्वेश्चन आया था कि राजस्थान, उदाहरण के लिए राजस्थान का सांभर झील जो एक लवण जल वाली झील है, इसके जल का उपयोग नमक के निर्माण के लिए होता है।
कौन सा? राजस्थान का जो सांभर झील है, जो एक लवणीय झील है, इसका उपयोग किस लिए होता है? नमक के निर्माण के लिए होता है। ये याद रखेंगे, आईएएस में ये क्वेश्चन पूछा गया था अभी रिसेंट में। मीठे पानी का अधिकांश झील हिमालय क्षेत्र में है। इसमें मुख्यतः कौन कौन सी हैं? जैसे आपका जो मीठे पानी की झील है, ये कहाँ से, जो हिमानी होती है उसे पिघलने से होता है। जो कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में बुलर झील भूगर्भीय क्रियाओं से बनी है। ठीक है, एक बार हम पढ़ ही देते हैं। मीठे पानी की जो अधिकांश झीलें होती हैं, ये क्या होती हैं? हिमालय क्षेत्र, ये मुख्यतः हिमानी द्वारा बनी होती हैं। और दूसरे शब्दों में, जब हिमानियों में नया द्रोणी गहरी बनाई जाती है तो हिम पिघलने से भर जाती है। किसी क्षेत्र में शिलाओं अथवा मिट्टी के हिमानी मार्गों में बंधे गए हैं, मिट्टी से हिमानी मार्ग बंध गए हैं। इसके विपरीत जम्मू कश्मीर में जो बुलर है, भूगर्भीय क्रियाओं से बनी है। यह भारत की सबसे बड़ी मीठे के पानी की झील है। कौन सी? बुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। वही प्राकृतिक झील जैसे, और जैसे भारत की मीठे पानी की झील वाली प्राकृतिक झील कौन सी है? डल झील है, भीमताल है, नैनीताल है, लोकतक है, बड़ा पानी है। ये सब मीठे पानी की झील है। तो डल झील हो गया, भीमताल हो गया, नैनीताल हो गया, लोकतक झील हो गया, मणि हो गया और बड़ा पानी। ये सब कौन सी झील है? ये सब मीठे पानी की झील है। यहाँ पर देखिए, इसके अतिरिक्त जल विद्युत उत्पादन के लिए नदियों पर बांध बनाने से भी झील का निर्माण हो जाता है। जैसे गुरु गोविंद सागर का भाखड़ा नांगल परियोजना। गुरु गोविंद सागर जो है, वो किस नदी पर, जो परियोजना भाखड़ा नांगल परियोजना है, उसी से गुरु गोविंद सागर बांध का निर्माण हुआ, झील का निर्माण हुआ है। मान लीजिए ऐसे ना, नदी बांध, तो ये पूरा यहाँ पीछे क्या होता है, ऐसे पानी गिरता रहता है, लेकिन पीछे बड़ा सा झील का निर्माण कर दिया जाता है। झीलें मानव के लिए अत्यधिक लाभदायक होती है। एक झील नदी के बहाव को सुचारू बनाने और सहायक होती है, इसलिए वर्षा के समय में यह बाढ़ को रोकती है तथा सूखे के मौसम में पानी के बहाव को संतुलित करने में सहायता करती है पानी के। ठीक है, तो जैसे आप कहते हैं, जैसे झील जहाँ पे ज्यादा होता है, जैसे बारिश हुआ तो पानी बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गया, तो जब गर्मी पड़ती है तो बहुत से जानवरों के लिए, मनुष्य के लिए वही झीलें बहुत ही लाभदायक होती हैं। क्योंकि वर्षा के पानी को बाढ़ से भी रोकती हैं, क्योंकि वर्षा का पानी अधिकतर झीलों में चला जाता है, तो बाढ़ रुक गया। और गर्मियों को दिनों में क्या होता है, गर्मियों को दिनों में वो वर्षा का पानी, वो जो होता, जो झीलों में गया रहता है, उससे लोगों को पीने की व्यवस्था हो जाती है। तो झीलें बहुत ही सहायता करती हैं मनुष्य में, जानवरों के साथ साथ। झीलें का प्रयोग जल विद्युत उत्पन्न में किया जा सकता है। ये आसपास के क्षेत्रों के जलवायु को सामान्य बनाती हैं, जलीय प्रत्यंत तो संतुलित रखती हैं। झीलों की प्राकृतिक सुंदरता पर्यटन को बढ़ाती है और मनोरंजन प्राप्त करती है। तो यहाँ पर इकोनॉमिक प्रभाव भी दिखा दिया गया है कि क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो ये सब कहाँ लिख सकते हैं? मेंस में लिख सकते हैं, मेंस में आपके काम आएगा। अब यहाँ पर देखते हैं, नदियों का अर्थव्यवस्था में महत्व। अब ऐसे ही क्वेश्चन आ गया पेपर में, मेंस में आता है, ऐसे लिख के दे देता है क्वेश्चन, ऐसे यहाँ लिख देगा, इसके बाद कहेगा नदियों का अर्थव्यवस्था में क्या महत्व है, 200 शब्दों में लिखिए। अगर एनसीईआरटी की भाषा आप लिख देते हैं तो काफी अच्छा आंसर आंसर मान लिया जाता है। जैसे कहता है, संपूर्ण मानव इतिहास में नदियों का अत्यधिक महत्व रहा है। नदियों का जल मूल प्राकृतिक संसाधन है। कौन सा? नदियों का जो जल है वो मूल प्राकृतिक संसाधन है तथा अनेक मानवीय क्रियाओं के लिए अनिवार्य है। यही कारण है कि नदियों के तट ने प्राचीन काल से ही आदिवासियों को अपनी ओर आकर्षित किया है। किसको? नदियों, यही कारण क्या, नदियों के तट ने प्राचीन काल से मतलब जो वास करने वाले होते हैं, जैसे देखते हैं ना, गंगा जहाँ है वहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी देखेंगे अथाह है, यमुना जहाँ है पॉपुलेशन डेंसिटी अथाह है, तो और कहीं जगह क्यों नहीं होती? क्योंकि नदी ही लोगों के पीने की, पानी की और सिंचाई के साधन उपलब्ध करवाते हैं। ये गांव बड़े और शहरों में परिवर्तित हो चुके हैं, जो आज आपको देख रहे हैं। चाहे कोई भी शहर देख लीजिए, चाहे यमुना नदी के किनारे आगरा देख लीजिए, या गंगा नदी के किनारे प्रयागराज, या वाराणसी या कानपुर देख लीजिए। ये सब क्या है, पहले गांव थे, जब शुरू शुरू में ये बने थे तो गांव ही रहे होंगे। फिर आज क्या हुआ, आज ये बड़े शहरों में कन्वर्ट हो गए, महानगरों में कन्वर्ट हो गए। किस लिए? गंगा नदी के लिए ही। देखिए, कोई भी बड़ा शहर देखिए, वो किसी न किसी नदी के किनारे जरूर होगा। ठीक है, कोई भी बड़ा शहर देखिए जो पुराने से चले आ रहा है। अभी वाला मत देखिए, ग्रेटर नोएडा। ठीक है, तो ग्रेटर नोएडा ऐसा नहीं, वो भी किसी छोटी नदी
है। तो वो जो बड़ी, जो भी पुराने शहर हैं जो बनाए, मतलब प्राकृतिक रूप से बने हैं, प्राकृतिक रूप से मतलब कह सकते हैं कि वो पहले से वहाँ गांव हुए, फिर वहां से क्या हुआ, थोड़ा सा नगर हुआ, फिर वो एक शहर विकसित हो गया, फिर महानगर विकसित हो गया। तो ऐसी बात कर रहा हूँ। अपने राज्य के उन शहरों की सूची बनाइए जो नदियों के किनारे स्थित हैं। किंतु भारत जैसे देश में जहां अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है, वहां सिंचाई, नौसंचालन, जल विद्युत का निर्माण, नदियों का बहुत अधिक महत्व है। अब देखिए नदी प्रदूषण देखते हैं। नदी जल की घरेलू, औद्योगिक और कृषि में बढ़ोतरी की मांग के कारण इसकी गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। इसके परिणाम स्वरूप नदियों में जल की निकासी होती है, इनका आयतन घटता है। दूसरी ओर उद्योगों का जो प्रदूषण है वो सब परिष्कृत में मिलते जाते हैं। यह केवल जल की गुणवत्ता ही नहीं बल्कि नदी में स्वच्छीकरण की क्षमता को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए समुचित जल के प्रवाह में गंगा का जल लगभग 20 किलोमीटर क्षेत्र में फैले बड़े शहरों की गंदगी को तनु करके समाहित कर सकता है, लेकिन लगातार बढ़ते हुए औद्योगिक शहरीकरण के कारण ऐसा संभव नहीं है। अनेक नदियों में से प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। नदियों में बढ़ते हुए प्रदूषण के कारण इनको स्वच्छ बनाने के लिए अनेक कार्य योजनाएं लागू की गई हैं। क्या आप इस कार्य योजना के बारे में सुने हैं? तो जिसका अब बिना स्वच्छ जल का मानव जीवन, इसके विषय पर कीजिए और वाद विवाद प्रतियोगिता कीजिए। तो ये तो एनसी एक बार यही देख लेते हैं। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना एनआरसीपी के देखते हैं। गंगा कार्य योजना के क्रियान्वयन के लिए पहला चरण 1985 में आरंभ किया गया, जो इसे 31 मार्च 2000 को बंद कर दिया गया। एवं इसे 31 मार्च 2000 को बंद किया गया। 1985 को प्रारंभ करके 31 मार्च 2000 को बंद कर दिया गया। राष्ट्रीय नदी संरक्षण जो प्राधिकरण की कार्य समिति ने गंगा कार्य योजना के प्रथम चरण की प्रगति की समीक्षा की और गंगा कार्य योजना के प्रथम चरण से प्राप्त अनुभवों के आधार पर आवश्यक सुझाव दिए। इस कार्य योजना को देश की प्रमुख प्रदूषित नदियों को राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत लागू किया गया। देखिए गंगा कार्य योजना दूसरे चरण में को राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत शामिल कर लिया गया। विस्तृत राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना अब 16 राज्यों की 27 नदियों के किनारे बसे 152 शहर शामिल हैं। इस कार्य योजना के तहत 57 जिलों में प्रदूषण को कम करने के लिए कार्य किया जा रहा है। प्रदूषण को कम करने वाली कुल 215 योजनाओं की स्वीकृत की गई है। अभी तक ये पुराना डाटा है, इसको ज्यादा आप याद मत करिए क्योंकि ये पुराना डाटा है। एनसीईआरटी ये पुरानी वाली है ना, तो ये पुराना डाटा है। ठीक है, अब देख लीजिए क्वेश्चन देख लीजिए। बुलर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो किसमें? जम्मू कश्मीर में स्थित है। नर्मदा का उद्गम कहाँ होता है? तो नर्मदा का उद्गम कहाँ होता है? अमरकंटक से होता है। लवड़िये झील कौन सी है? सांभर झील है। ठीक, तो ये कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है? गोदावरी सबसे बड़ी नदी है। निम्नलिखित नदियों में से कौन भ्रंश घाटी से होकर, तो तापी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। अब इस सब को क्या करेंगे आप, मिला मतलब ये सब जो संक्षेप में कुछ ट्राई करेंगे यहाँ पर। जैसे जब अब क्वेश्चन क्या है, इन क्वेश्चन को लीजिए और इन क्वेश्चन को लगभग अपने मन से कुछ शब्द को लिखिए। अगर आपने प्रैक्टिस काफी कर लिया है मेंस लिखने की तो काफी लिखिए, अगर नहीं किए हैं तो कुछ ही शब्द लिखिए ताकि आपका वो बना रहे फ्लो। ठीक है, तो यही सबसे क्वेश्चन आएगा आपको और कहीं से नहीं आता। ठीक है, बस। तो आज के लिए बस इतना ही। यहाँ पर जो लोग नए होंगे वो प्लीज और भी लोगों को शेयर कर दीजिएगा कि इस एनसीईआरटी ऐसे पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, पूरी एनसीईआरटी को आपके जो पेपर होता है आपके पेपर के अकॉर्डिंग पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, हिस्ट्री भी अब जल्दी ही आने वाला है, लगभग 2-3 दिन बाद आपका हिस्ट्री भी स्टार्ट कर दिया जाएगा और आप वहाँ पर हिस्ट्री को पढ़ सकते हैं। दूसरे टीचर हम नहीं पढ़ाएंगे हिस्ट्री को क्योंकि मैं भी, मेरा 2-3 लेक्चर हो जाता है, मतलब अभी ये इसके बाद 100 वाला थोड़ा सा टाइम थोड़ा सा कम मिलता है, इसलिए हमने अलग टीचर को हायर किया है। देखिएगा, पढ़िएगा, उनसे कैसा लगता है आपको। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।